ये तो आप बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं उनके लिए। ये फंड्स जो है ना, ये एमएनएस के नहीं है, ये फंड्स एमपीएस के नहीं है, ये फंड पाकिस्तान के लोगों के हैं। ये जिस मुल्क के अंदर 78% बच्चा आपका 10 साल का 2 जुमले नहीं पढ़ सकता, उस मुल्क को शर्म आनी चाहिए और उस मुल्क को कुछ अपने पास चीजें करनी चाहिए। जिस मुल्क में 40% से ज्यादा बच्चा स्टंटेड हो और आप 20 साल से वो स्टंटिंग कम नहीं कर सके हो, उस मुल्क के अंदर ये हुकूमतों को शर्म आनी चाहिए और इनको कोई रिफॉर्म करने चाहिए। जिस मुल्क के अंदर आपके 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, 2.5 करोड़ बच्चे, दुनिया की सबसे बड़ी तादाद स्कूल से बाहर हो, और जो स्कूल में वो भी नहीं पढ़ सकते जैसा मैंने आपको बताया, तो उधर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। लोकल गवर्नमेंट्स तक लेके जाएं, हेल्थ को लोकल गवर्नमेंट्स तक लेके जाएं आप, एजुकेशन को, और थोड़े बहुत एमएनए को पैसे दे दें यार, खुदा वास्ता है। लेकिन ये कि मतलब इस वक्त 600 अरब रुपए की बात नहीं बनती कि थोड़े से वो अगर एमएनए हजरात हमारे ऊपर कुछ रहम फरमा दें, एमपी हजरात, और कुछ छोटे चंद करोड़ों रुपए में काम कर लें तो हमारी भी जान छूट जाएगी। वो ड्राइंग रूम्स में बैठ के वो ये बात करते हैं ना कि हमने 30-40 करोड़ इलेक्शन लड़ने पे लगा दिया, तो फिर हमें रिसेंट बजट हमने देखा है जिसमें एक अग्रेसिव टैक्सेशन दिखाई दे रही है। इसके बाद मैंने देखा खुर्रम हुसैन साहब ने भी इस पर लिखा, उन्होंने कहा कि एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, लेकिन एक सोशल अपहीवल होता है, और इससे तो उसका भी ख़तरा पैदा हो गया कि अगर इतना स्क्वीज़ करेंगे आवाम को, उनकी अफोर्डेबिलिटी है नहीं और टैक्सेशन ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, तो इसके तो सोशल डायनामिक्स को तब्दील करने के भी असरात पैदा हो सकते हैं पाकिस्तान में। आपको लगता है कि ये और कोई ऑप्शन नहीं था? IMF की डील जो कि $7 बिलियन का मुआहदा हुआ, इसे सिक्योर करने के लिए ये करना पड़ना था हुकूमत को? नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये बात बिल्कुल, मतलब आईएमएफ की डील जरूरी थी करना, वो मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आईएमएफ ने आपसे ये कहा था कि प्राइमरी डेफिसिट नहीं होना चाहिए, 1% ऑफ जीडीपी प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए। लेकिन जब आपने 700 अरब रुपया इस साल पीएसडीपी का पिछले साल खर्च हुआ है, इस साल आपने 1400 अरब रुपए का इनिशियल बजट रखा, फिर 1150 पास किया, तो ये तो आईएमएफ ने आपको नहीं कहा था कि आप 450 अरब रुपए पीएसडीपी बढ़ा दें। आईएमएफ ने तो नहीं कहा था आपको कि 600 अरब रुपया जो है वो आप एमएनएस और एमपीएस के प्रोजेक्ट्स पे लगा दें। आईएमएफ ने तो नहीं कहा था आपसे कि 24% जो है वो आप जारी अखराजात बढ़ा दें, डेट सर्विसिंग निकाल के भी। आईएमएफ ने तो नहीं कहा था कि आप ये सूबों को इतने सारे पैसे दे दें और आईएनएफसी के बारे में बात ना करें, बल्कि आईएमएफ ने तो कहा था कि आईएनएफसी के बारे में बात करें। तो आप आईएमएफ ने बिल्कुल आपके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि आपने कुछ ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना है, ये बात दुरुस्त है। आईएमएफ ने आपके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि आपने 1% ऑफ जीडीपी जो है वो प्राइमरी सरप्लस दिखाना, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन आपने अखराजात किए, मतलब फराग दिली से अखराजात किए, जैसे कि मुल्क में कोई परेशानी ना हो। आपने एमएनएस को पैसे दिए, एमपीएस को पैसे दिए, सूबाई हुकूमतों को पैसे दिए, आपने तनख्वाहदार तबके की, आपने अपने हुकूमत के एम्प्लॉयज की तनख्वाहें बढ़ा दी आपने, और उसके अलावा चलो तनख्वाहें बढ़ा दी ठीक है, उसके अलावा आपने 24% जो है वो आपने, जहां पे आप इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 15% होगा, 24% और अखराजात बढ़ा दिए। तो आपने तो हर अपना खर्चा पूरा किया है। सदारती घर पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में सारे अखराजात बढ़ाए, लेजिस्लेचर के तरफ सेनेट की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, सेनेटर्स की, नेशनल असेंबली के मेंबरान की, उनके अखराजात बढ़ाए, उनकी टिकटें बढ़ा दी, ये सब कुछ कर लिया आपने, और सारा बोझ आपने आवाम के ऊपर डाल दिया। तो अगर थोड़ा सा अगर आपको आवाम का एहसास होता, ये इदराक होता कि मुस्लिम लीग वालों को और दीगर पार्टी वालों को कि इस वक्त मिडिल क्लास लोग कितनी कर्ब में जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मुश्किल से बिल बिजली के भर रहे हैं, तो शायद आप उनका भी ख्याल कर लेते। तो ये आईएमएफ की बिल्कुल शरायत कड़वी हैं, लेकिन उसके बाद एमएनएस और एमपीए की शरायतें भी हमारे ऊपर बड़ी कड़वी हैं, सूबाई हुकूमतों की शरायतें भी बड़ी कड़वी हैं, एस्टैब्लिशमेंट और जो ब्यूरोक्रेसी की जो बजट्स बढ़ाए गए वो भी हमारे ऊपर बड़ी कड़वी हैं। तो बहुत सारी चीजें सख्त हैं हमारे ऊपर। आपने तरक्याती फंड्स जो एमएनएस एमपीएस को देते हैं उस पर बात की ना, 500 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स देने की मुखालिफत भी लोग कर रहे थे। अब हुकूमत कह रही है कि 15 से 20% सिर्फ इसको रिलीज करेंगे, तो ये तो खुशाइंद है ना। और दूसरी चीज ये कि क्या किसी भी हुकूमत में इतनी बैकबोन होती है कि अपने ही एमएनएस को रिफ्यूज कर दें? खान साहब ने ऐलान किया था बिल्कुल फंड नहीं दूंगा, देने पड़े उनको भी बाद में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 350 अरब रुपया खर्च हुआ था पिछले साल पीएसडीपी में, पहले 9 महीने में 350 अरब रुपया। अच्छा। और फिर 638 अरब रुपया खर्च हो गया आखिरी क्वार्टर में जाने में, 300 तकरीबन 325 अरब रुपया सिर्फ एक क्वार्टर में खर्च कर दिया। और 30 जून को 638 अरब रुपए का खर्चा था। फिर 5 जुलाई को इन्होंने इसको रिवाइज किया, बोला कि नहीं 705 अरब रुपए खर्च हुए। तो आपने आखिरी क्वार्टर में उतना पैसा खर्च किया जितने आपने पहले 9 महीने में खर्च किए थे।
ये तो हम सबको पता है कि पीएचडीपी शुरू में तो नहीं होता, क्योंकि अभी तो नए नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, अभी प्रोजेक्ट की डिसबर्समेंट शुरू नहीं हुई, तो आखिर में ही होता है। तो मतलब ये थोड़ा सा बैकलोडेड होता है, वी नो दिस। दूसरी बात यह है कि अगर आपने पीएचडीपी कम करना था तो 15 दिन पहले हमारी बात मान लेते। मैं और शाहिद अब्बासी तो जब से चिल्ला रहे हैं कि यार खुदारा, मतलब ये वक्त है पीएचडीपी बढ़ाने का। पिछले साल आपने 700 कराया तो इस साल 500 करना चाहिए था आपको। मां सिवाय दियामीर भाषा के, मां सिवाय मोमिन डैम के, और कोई बड़े इंटर प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स हों, और कोई पीएचडीपी नहीं करना चाहिए था। आपको सूबों से बात करनी चाहिए कि तो यार एडीबीज कम कर लो, जो पैसे उसमें से बचते हैं वो हमको, चलो एनएफसी छोड़ दो, वॉलंटरीली रिटर्न कर दो तो हम थोड़ा सा खसारा कम कर सके। आपने तो सूबों से भी बात नहीं करी। एग्रीकल्चर टैक्स की भी आप अगले साल बात कर रहे हैं। ये अभी जो कह रहे हैं कि हम 1 जनवरी से लगाएंगे, वो भी मुझे मुश्किल लगता है। अच्छा। आपने जो प्रॉपर्टी की, जो सूबों के अंदर प्रॉपर्टी है उसके टैक्स की बात नहीं करी। तो हुकूमत ने कोई रिफॉर्म तो नहीं किया। वही जो आपके पास एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स थे, जैसे तनख्वाहदार तबका था, उसके ऊपर आपने एक सरचार्ज लगा दिया 10% का। आपने बिजनेस इंडिविजुअल्स प्रोफेशनल्स के ऊपर सरचार्ज लगा दिया। पहले 10% टैक्स बढ़ाया और फिर 10% का सरचार्ज लगा लिया। उनका टैक्स 49% ले गए। जो लोग बरामदात करते हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया। आपने तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स बढ़ाया। ये रिफॉर्म तो नहीं है। अच्छा, ये तो जाती है। मुफ्ती साहब, ये इसके अलावा जो आपने बात की है कि सूबों और वफाक के दरमियान जो रिलेशन है, अगर रेट्रोस्पेक्ट में 18वीं तरमीम के इम्प्लिकेशंस हम देखें तो सेंटर तो कोई लेना चाहता ही नहीं है। अब हर कोई ये समझता है कि ये लायबिलिटी है, लूज लूज गेम है। तो फिर आपको लगता है कि उसको भी स्टडी करना चाहिए कि जो हमने चेंज लेकर आए, हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की, लेकिन क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से हुई कि कुछ फ़ायदा हो सेंटर को भी? देखिए, दो हिस्सों में इसको अलग अलग कर लेते हैं। 18वीं तरमीम में हुकूमत पाकिस्तान ने कंकरेंट लिस्ट खत्म की और सूबों को पावर्स दिए। आई एम परफेक्टली ओके विद दैट। आई एम परफेक्टली ओके, बड़ी अच्छा किया, ऐसा एक कदम था। दूसरा, आपने एनएफसी अवार्ड किया। एनएफसी अवार्ड में आपने कहा कि हम 57.5% पैसे एक सूबों को एक देंगे। उसके अलावा आप 1% केपी को और देते हैं, 0.4% सिंध को और देते हैं, और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और फाटा के पैसे आपको देने पड़ते हैं, जो 62-63% पैसे होते हैं। इससे वफाक जो है वो बैंक्रप्सी की नहज पे आ जाता है और 10 साल से आप देखें अखराजात बढ़ रहे हैं। आप सूबों को जरूर अथॉरिटी दें, सूबों को जरूर आप डेलीगेट करें पावर्स 18वीं तरमीम के तहत, लेकिन सूबों को बोले कुछ अपना पैसा भी खुद जमा करो ना। सारे के सारे पैसे वफाक से तो ना लो। ये दुनिया में कहीं फेडरलिज्म नहीं होता कि सारे पैसे वफाक जमा करे और सूबों को बांट दे और वफाक कंगाल रहे। ये तो इस तरह तो दुनिया नहीं चलती, इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते। ये फेडरेशन तो खत्म हो जाएगी। मतलब कितने अरसे तक हम बैंक्रप्सी की नहज पे रहेंगे, बाहर ही नहीं निकल सकते इस फाइनेंशियल क्राइसिस से जब तक ये देखा ना जाए। तो एक तो एनएफसी को देखना जरूरी है अगर आप 18वीं तरमीम को भी रखते हैं। दूसरी जो 18वीं तरमीम थी वो, उसमें यह बात थी कि आप वफाक जो है वो सूबों को पावर देगी और सूबे लोकल गवर्नमेंट्स को पावर देंगे। अब वो सूबे जो ये बात करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर 18th अमेंडमेंट की कुछ बात करी तो वफाक खतरे में आ जाता है, मुल्क खतरे में आ जाता है, रियासत खतरे में आ जाती है, तो फिर भाई अगर डेलीगेशन और डेवोल्यूशन इतना जरूरी है तो फिर लोकल गवर्नमेंट्स तक लेके जाओ। ये किसने कहा आपको कि आप वफाक की इजारादारी खत्म करके 4 सूबों की इजारादारी कर दें कि वहां पे, तो उससे एमएनएस के फंड खत्म हो जाएंगे ना। ये तो आप बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं उनके लिए। ये फंड्स जो है ना, ये एमएनएस के नहीं है, ये फंड्स एमपीएस के नहीं है, ये फंड पाकिस्तान के लोगों के हैं। ये जिस के अंदर 78% बच्चा आपका 10 साल का 2 जुमले नहीं पढ़ सकता, उस मुल्क को शर्म आनी चाहिए और उस मुल्क को कुछ अपने पास चीजें करनी चाहिए। जिस मुल्क में 40% से ज्यादा बच्चा स्टंटेड हो और आप 20 साल से वो स्टंटिंग कम नहीं कर सके हो, उस मुल्क के अंदर ये हुकूमतों को शर्म आनी चाहिए और इनको कोई रिफॉर्म करने चाहिए। जिस मुल्क के अंदर आपके 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, 2.5 करोड़ बच्चे, दुनिया की सबसे बड़ी तादाद स्कूल से बाहर हो, और जो स्कूल में वो भी नहीं पढ़ सकते जैसा मैंने आपको बताया, तो उधर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। लोकल गवर्नमेंट्स तक लेके जाएं, हेल्थ को लोकल गवर्नमेंट्स तक लेके जाएं आप, एजुकेशन को, और थोड़े बहुत एमएनए को पैसे दे दें यार, खुदा वास्ता है। लेकिन ये कि मतलब इस वक्त 600 अरब रुपए की बात नहीं बनती कि थोड़े से वो अगर एमएनए हजरात हमारे ऊपर कुछ रहम फरमा दें, एमपी हजरात, और कुछ छोटे चंद करोड़ों रुपए में काम कर लें तो हमारी भी जान छूट जाएगी। वो ड्राइंग रूम्स में बैठ के वो ये बात करते हैं ना कि हमने 30-40 करोड़ इलेक्शन लड़ने पे लगा दिया, तो फिर हमें क्या मिला? भाई मैं और आप दोनों जानते हैं कि इलेक्शन पे 8 तारीख को ये कोई नहीं जीत के आया है। अच्छा सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।